हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो पर आज का टॉपिक है दहेज का वास्तविक अर्थ एवं विकृत रूप पर चर्चा करेंगे। दहेज का वास्तविक अर्थ एवं विकृत रूप। वास्तविक अर्थ। दहेज प्रथा के औचित्य को जो लोग धार्मिक आधार पर स्पष्ट करते हैं वे वास्तव में इसके मौलिक अर्थ से परिचित नहीं होते हैं। दहेज से संबंधित वास्तविक अर्थ को समझने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी उन धार्मिक मान्यताओं को समझने का प्रयत्न करें जिनके द्वारा विवाह के समय कन्या को वस्त्र आभूषण देने का प्रावधान किया गया था। अधिकांश प्रमाणों से यह स्पष्ट होता है कि भारत में स्मृति काल से पहले तक वैवाहिक मामलों में स्त्रियों के अनुसार पुरुषों से कहीं अधिक थे तथा वे अपनी इच्छा अनुसार अपने पति का चुनाव करने में स्वतंत्र थीं। स्वाभाविक है कि इस समय तक कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को किसी प्रकार के उपहार अथवा विशेष सुविधाएं देने का प्रचलन नहीं था। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले जब स्मृतियों की रचना होना आरंभ हुई तथा इनके द्वारा व्यवहार के नए नियमों को निर्धारित किया जाने लगा, तब विवाह के क्षेत्र में स्त्रियों की स्वतंत्रता को भी समाप्त कर दिया गया। इस समय से मनुस्मृति को हिंदुओं के सर्वोच्च धर्म ग्रंथ के रूप में मान्यता दी जाने लगी। मनुस्मृति में हिंदू विवाह के 8 स्वरूपों का उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि विवाह के सभी स्वरूपों में ब्रह्मा तथा प्रजापत्य विवाह सर्वोत्तम है। स्वाभाविक है कि विवाह के यह स्वरूप न केवल बहुत अधिक महत्वपूर्ण बन गए बल्कि इनसे संबंधित नियमों का पालन करना व्यक्ति एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में दिखने लगा। इस स्थिति में यह आवश्यक है कि दहेज के वास्तविक अर्थ को ब्रह्मा का प्रजापत्य विवाह के संदर्भ में समझा जाए। मनुस्मृति में कहा गया है कि कन्या के पिता द्वारा जब किसी विद्वान और शीलवान वर को आमंत्रित करके कन्या को उत्तम वस्त्रों और आभूषण से अलंकृत करके कन्यादान किया जाता है तो उसे ब्रह्मा विवाह कहा जाता है। मनु के अनुसार ऐसे विवाहों से उत्पन्न पुत्र संपत्तिवान, तेजस्वी और रूपवान होते हैं तथा वे 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। मनुस्मृति का यही वह विधान है जिसने कन्या के विवाह के समय उसे विभिन्न प्रकार के वस्त्र और आभूषण देने के प्रचलन को एक अनिवार्य प्रथा का रूप दे दिया। बाद में वस्त्र और आभूषण देने की परंपरा के साथ जब प्रदर्शन और प्रतिष्ठा की भावना जुड़ गई थी तो इसने एक रूढ़ि का रूप ग्रहण कर लिया। यह एक नियम है कि व्यवहार का कोई भी ढंग पहले समाज के उच्च वर्ग से आरंभ होता है और बाद में सामान्य व्यक्ति भी उसे अपनी प्रतिष्ठा का आधार मानकर उसी के अनुसार व्यवहार करना आरंभ कर देते हैं। उसके बाद चाहे साधन हो अथवा ना हो, स्वाभाविक है कि इस दशा में विवाह के समय कन्या को विभिन्न प्रकार के उपहार देना एक आवश्यक कृत्य बन गया। धीरे धीरे ऐसे विचार पनपते गए कि जो व्यक्ति विवाह के समय अपनी कन्या को तरह तरह के उपहार नहीं देता है वह अधार्मिक है तथा ऐसा विवाह शास्त्र सम्मत नहीं है। स्पष्ट है कि जिस प्रचलन को आज हम दहेज कहते हैं
मौलिक रूप से वह माता पिता द्वारा कन्या को उसके विवाह के समय वस्त्र और आभूषण देने की एक ऐच्छिक प्रथा मात्र थी। वह प्रथा भी समाज के सभी लोगों के लिए अनिवार्य नहीं थी, क्योंकि मनुस्मृति में ब्रह्मा विवाह के साथ ही प्रजापत्र विवाह को भी उतना ही अधिक पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। प्रजापत्र विवाह ब्रह्मा विवाह से केवल उसी अर्थ में भिन्न है। इसके अंतर्गत वैदिक रीति से विवाह करने के बाद भी कन्या को वस्त्रों और अलंकारों का उपहार देना आवश्यक नहीं था। तात्पर्य यह है कि दहेज का वास्तविक अर्थ विवाह की एक शर्त के रूप में कन्या के माता पिता द्वारा वर पक्ष को एक निश्चित राशि तथा उपहार देना नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य अपनी इच्छा से एक धार्मिक प्रतीक के रूप में कन्या को कुछ वस्त्र तथा आभूषण देना रहा है। दूषित रूप में एक गंभीर समस्या। वर्तमान समय में हिंदू समाज में दहेज प्रथा जिस रूप में विद्यमान है वह एक ओर धार्मिक मान्यताओं से बिल्कुल भिन्न है, तो दूसरी ओर इसकी पृष्ठभूमि में पवित्रता की धारणा उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितने कि आर्थिक लाभ को प्राप्त करने की इच्छा। वास्तविकता यह है कि भारत में जब जाति व्यवस्था से संबंधित नियमों को व्यवहार का आवश्यक आधार मान लिया गया, तो समृद्ध और कुलीन परिवारों ने अपनी ऊंची सामाजिक स्थिति का लाभ उठाते हुए कन्या पक्ष को अधिक से अधिक उपहार देने के लिए बाध्य करना आरंभ कर दिया। इसके फलस्वरूप समाज में दहेज प्रथा का जो विकृत रूप सामने आया, उससे संबंधित प्रमुख विशेषताओं का इस प्रकार समझा जा सकता है। नंबर 1, वर्तमान युग में व्यवहारिक रूप से दहेज प्रथा बरमूल्य का पर्याय बन गया है। इसका तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति जितना अधिक शिक्षित, संपन्न और तथा कुलीन परिवार से संबंधित होता है, उसके विवाह के समय कन्या पक्ष से उतना ही अधिक दहेज पाने का प्रयत्न किया जाता है। नंबर 2, आज माता पिता द्वारा अपनी कन्या के विवाह के समय उसे वस्त्र, आभूषण तथा अन्य उपहार देना स्वेच्छा का विषय नहीं है, बल्कि उन्हें विभिन्न प्रकार के उपहार देने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसका तात्पर्य यह है कि इस विकृत प्रथा के रूप में दहेज विवाह की एक आवश्यक शर्त होती है, जिसे साधारणतया विवाह संबंध निश्चित होने से पहले ही तय कर लिया जाता है। नंबर 3, दहेज का संबंध आज वस्त्र और आभूषण से उतना नहीं है कि जितना कि विवाह के समय कन्या पक्ष से एक नगद राशि को प्राप्त करने से है। सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जैसे जैसे शिक्षा, नारी जागरण तथा आर्थिक संपन्नता में वृद्धि हुई है, तो विवाह के समय दहेज के रूप में नगद राशि के भुगतान की सीमा भी निरंतर बढ़ती जा रही है। नंबर 4, एक विकृत प्रथा के रूप में वर पक्ष के द्वारा अधिक से अधिक दहेज प्राप्त करने के लिए अब कुछ ऐसे बिचौलियों की सेवाएं ली जाने लगी हैं कि जो कन्या पक्ष से अधिक दहेज तय करवाने के विशेषज्ञ होते हैं। कुछ समय पहले तक यह कार्य केवल व्यक्तिगत रूप से किया जाता था, लेकिन आज अनेक व्यवसायिक एजेंसियां भी वर और कन्या पक्ष के बीच दहेज की राशि तय करने का कार्य करने लगी हैं। नंबर 5, जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है कि दहेज का मूल रूप विवाह के समय केवल कन्या को वस्त्र और आभूषण के उपहार देने के प्रचलन से था। इस प्रथा का स्वरूप बिगड़ना आरंभ हुआ तो यह उपहार कन्या पक्ष से वर पक्ष को दिए जाने लगे। वर्तमान समय में यह उपहार केवल वर तथा उसके माता पिता तक सीमित नहीं है, बल्कि वर पक्ष द्वारा यह आशा की जाती है कि उससे संबंधित सभी नातेदारों तथा निकट मित्रों को कन्या पक्ष द्वारा कुछ न कुछ उपहार प्रदान किए जाएं। इससे न केवल अपव्यय को प्रोत्साहन मिला है, बल्कि कन्या पक्ष पर लड़की के विवाह का दायित्व निरंतर असहनीय होता जा रहा है। नंबर 6, व्यवहारिक रूप से दहेज प्रथा की समस्या केवल विवाह के समय ही वर पक्ष को विभिन्न प्रकार के उपहार और नगद राशि देने तक सीमित नहीं है, वरन इसकी अत्यधिक दूषित अभिव्यक्ति विवाह के पश्चात दिए जाने वाले उपहारों के प्रचलन से संबंधित है।
अधिकांश परिवारों में कन्या पक्ष को विभिन्न त्योहारों और परंपराओं के नाम पर वर पक्ष के लिए विभिन्न प्रकार के उपहार देने को बाध्य किया जाता है। कन्या पक्ष इस कार्य को यदि वर पक्ष की प्रत्याशाओं के अनुकूल नहीं कर पाता है तो लड़की को तरह तरह के प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती है। ऐसे उदाहरण की कमी नहीं है जब इस स्थिति के फलस्वरूप नवविवाहित स्त्रियों को आत्महत्या करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। सामान्य आर्थिक स्थिति वाले परिवार को इस प्रथा ने जितने गंभीर रूप से प्रभावित किया है उसकी साधारणतः कल्पना नहीं की जा सकती है। आज का व्याख्यान यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।